हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडुग्रो। आप देख रहे हैं आपका अपना इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा चैनल एडुग्रो बाय एपी सर, और मैं हूं एपी सर। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लास्ट टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसके बेसिस पर एग्जाम्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कई न्यूमेरिकल्स हैं जो इस टॉपिक के बेस पर आते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्चुअल जो इस टॉपिक के बेस पर आप सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आपको सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर में या किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर या वायर के चारों ओर एक हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है माय डियर? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। यस सर। आपने अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हर वायर में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई विल क्लियर दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। वेट। जनरली इट प्रोड्यूस इन हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और अदर अप्लायंसेस, जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फैन में भी हो जाती है, मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी टच करो कुछ देर बाद हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जूनियर क्लासेस से आप सीखते आए हैं, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। जब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तभी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Whenever electric current passes through a conductor, a heat is produced around it. This phenomena is known as heating effect of current. इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट जूल ने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आपने एक वर्ड सुना होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम उसकी बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती क्यों है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर कंडक्टर में ऐसा क्या है कि करंट फ्लो करते हीट प्रोड्यूस जाती है। एंड सम स्पेसिफिक कंडक्टर्स, स्पेशली अलॉय मेटल्स जो होते हैं उनमें क्यों होता है? क्योंकि माय डियर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हैं तो करंट इस टाइप से फ्लो होगा। इस सर्किट को देख लीजिए आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर से होकर के भागते हैं, पास होते हैं तेजी से, क्योंकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो मेजॉरिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनको कंडक्टर की रेसिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है। टू ओवरकम द रेसिस्टेंस, कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में उनको कुछ वर्क करना पड़ता है। ये वर्क करता है सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला सोर्स, अप्लाई करने वाली बैटरी या सोर्स जो भी है, वो इस वर्क को करता है। तो दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी बन जाता है? यस, सही पहचाने सर, हीट एनर्जी बन जाता है। तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई हीट प्रोड्यूस अब डिपेंड क्या करता है कि जिस कंडक्टर का रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसीलिए अलॉय मेटल में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कंपेरेटिवली प्योर मेटल, दूसरे सिंपल मेटल में। अलॉय मेटल में क्यों होती है? क्योंकि अलॉय मेटल का रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है कंपेरेटिवली ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। लाइक नाइक्रोम की बात करो, निकल, क्रोमियम, आयरन वगैरह मिल करके बना है, तो उसमें निकल से, क्रोमियम वगैरह से भी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हाई है। मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, जो अलॉय मेटल्स हैं जिनके हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट। आपने देखा होगा एक कॉयल होती है जिसमें हीटर में लगी रहती है, उसी टाइप की कॉयल इलेक्ट्रिक आयरन में होती है, गीज़र में होती है, अदर ऑल हीटिंग डिवाइसेस में, अप्लायंसेस में होती है माय डियर स्टूडेंट। तो वो कॉयल जो होती है वो स्पेशली अलॉय मेटल की बनाई जाती है। अलॉय मेटल की बनाने से क्या होता है? अलॉय मेटल की रेसिस्टिविटी हाई, रेसिस्टिविटी भूले तो नहीं, रेसिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, जलता नहीं है, टूटता नहीं है, इसीलिए अलॉय मेटल। तो क्वेश्चन भी आता है क्लास 10th में कि व्हाई अलॉय मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ कॉइल ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हीटर में जो कॉइल लगी है वो तो हीटअप हो जाती है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, करंट ऑन करते हैं, लेकिन उसी हीटर को कनेक्ट करने वाली जो केबल होती है, जो स्विच बोर्ड से कनेक्ट करती है उसको, वो केबल हीटअप नहीं होती। क्यों? थिंक। क्योंकि केबल के अंदर कॉपर वायर है माय डियर, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें तो इतना कम रेसिस्टेंस होता है, इतना कम रेसिस्टेंस होता है कि हीट प्रोड्यूस होगा ही नहीं।
और इतना कम हीट प्रोड्यूस होता है कि वो एटमॉस्फेयर में इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो ये इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी इस पर आते, ध्यान देंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? साइंटिस्ट जूल्स ने कहा कि जब किसी कंडक्टर या वायर से करंट फ्लो होती है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट डिपेंड करती है फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर पर। हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर। हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। कितने टाइम तक हमने करंट फ्लो किया, हीट उस पर डिपेंड करती है। कंबाइंडली अगर हम देखें तो जूल्स का लॉ जो होता है वो होता है I square RT. My dear, it is the Joule's law of heating. According to this, according to Joule's law, heat produced in a conductor, it depends on current flowing through a conductor. It depends on the resistance of conductor and time for which the current is allowed to flow. टाइम तो बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक आयरन को आप 1 मिनट के लिए ऑन करिए तो वो उतना हीटअप नहीं होगा जितना 10 मिनट ऑन करने पर हो जाएगा। तो टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस फिक्स, उसमें देने वाली 5 एम्पियर करंट भी फिक्स, बट टाइम इंक्रीज करने से उसका हीट इंक्रीज होता है। अगर आप रेगुलेटर से कभी कभी उसका करंट अप डाउन करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो भी हीट चेंज होता है, उस पर प्रोड्यूस होने वाला हीट। तो माय डियर, ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? वेरियस अप्लायंसेस हमारे घर में हैं, हमारे चारों ओर हैं, जो हीटिंग लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप सोचते हैं सर बल्ब तो लाइट देता है। नो नो, हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम? 75% ऑफ दैट एनर्जी इट कन्वर्ट इनटू हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब जो पीली वाली लाइट देता था, पहले आता था फिलिप्स का या वगैरह वगैरह, आई एम नॉट डूइंग एंडोर्समेंट ऑफ एनी कंपनी, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। और अब तो CFL और LED आने लगे, आप लोग देखेंगे वो पुराना वाला बल्ब जो था ग्लास का बना हुआ कंप्लीट, तो वो हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने पर एकदम से रेड हीटअप हो जाता है और बहुत सारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इमिट करने लग जाता है, देने लग जाता है, और उससे लाइट एनर्जी बहुत कम आती है माय डियर स्टूडेंट, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब रिप्लेस किए गए हैं नाउ डेज मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा था, लाइट आ नहीं रहा था और लाइट भी बहुत अच्छा और यूजफुल नहीं था। अभी उसको चेंज किया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, हेयर ड्रायर, ब्लोअर, वेरियस टाइप हम हीटिंग अप्लायंसेस हैं हमारे घरों में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द वर्क डन। किस काम का वर्क डन? वर्क डन टू फ्लो द करंट थ्रू अ सर्किट और ए कंडक्टर। अब करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वर्क डन टू मूव चार्ज, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए वर्क डन W इज इक्वल टू मूव, W इज इक्वल टू था QV। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल के फॉर्मूले से याद आ रहा है, W इज इक्वल टू QV। तो ये W ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम इसको ले सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू QV, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसको आगे ले जाकर के देखेंगे तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू होता है IT, तो यहां लिखा ITV, एनर्जी इज इक्वल टू VIT, राइट माय डियर? ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? अब हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है ना? चलो फिर से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? एनर्जी IRIT, ओके, तो एनर्जी बन जाएगा I²RT। सर ये तो हीट के जैसा आ गया। यस माय डियर, जो एनर्जी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट होती है, तो हीट भी इतना ही आता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट एनर्जी, इसी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी H इज इक्वल टू भी हो जाएगा I²RT, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हीट बदल रहे हैं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फ्लो होती है तो इस टाइप से कंज्यूम, उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो करने में। तो जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हीट एनर्जी बन जाती है। तो इस टाइप से हीट एनर्जी होती है। अब चलो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, राइट माय डियर स्टूडेंट? अब चलो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। पावर को P से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है वॉट। आपको याद आ रहा होगा, क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं। यस सर। किलोवाट भी होता है सर, अरे मेगावाट भी होता है माय डियर, हॉर्स पावर भी होता है सर। हाउ मच वॉट इन ए 1 हॉर्स पावर? 746 वॉट। ये सब मैंने पहले ही बता दिया। चलो अब बात करते हैं डेफिनेशन का। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। वैसे आप कहेंगे सर 9th में तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, अरे वर्क और एनर्जी अलग थोड़ी है, ये सब एक ही तो है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सिंपल थिंग। तो रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, तो यहां से लिखा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया पावर का, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तू चाहे तो मन खुश करने के लिए वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। हम देखते हैं, अभी हमने एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला था, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। वो फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो आ जाएगा पावर पी इज इक्वल टू वी आई। माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर का ये इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बन गया है, इलेक्ट्रिक पावर का ये इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू वी आई। अब यहां से अगर आप देखें पावर का यूनिट, वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, यूनिट ऑफ पावर होता है वोल्ट इनटू एम्पियर। ये वोल्ट एम्पियर तो हम कभी यूज नहीं करेंगे, हम इसको लिखते हैं वॉट और W से डिनोट करते हैं। अब वॉट का 1 वॉट क्या हो जाएगा, तो 1 वॉट हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये तो सर इस फॉर्मूले से हुआ, इससे ये हो जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये वॉट का फॉर्मूला हो गया। पावर का बड़ा यूनिट क्या होता है, वो होता है किलोवाट एंड मेगावाट। क्या होता है किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वाट, शाबाश। 10 की पावर 3 वॉट भी लिख सकते हैं, यस। मेगावाट, 1 मेगावाट क्या होता है, ये मेगावाट कहाँ यूज होता है रे, इलेक्ट्रिक पावर, लार्ज पावर प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह में मेगावाट यूज करते हैं। 1 मेगावाट, एम भी कैपिटल, मेगा है ना, मेगा रे मेगा, नहीं गाना नहीं गाना। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट। ये पावर के बड़े बड़े यूनिट। हॉर्स पावर आपने देखा ही है, हॉर्स पावर भी पावर का बड़ा यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर में जनरली यूज किया जाता है। चलो डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जनरली, अब किलोवाट आवर। मैं आपको बताता हूं सर, आप जो किलोवाट आवर में एनर्जी कहां से ले आए, यस। अब जरा ध्यान देना इस तरफ, पावर इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम था ना बच्चों। चलो ध्यान से देखो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, आ गया ना। पावर का बड़ा यूनिट लिखा किलोवाट, टाइम का बड़ा यूनिट लिखा आर, तो एनर्जी का यूनिट किलोवाट आर भी होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये लार्ज और कॉमर्शियल लेवल पर किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूएनआईटी, यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब घर में आता है तब टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना माय डियर। तो अब हम जानते हैं यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। उसके पहले देखते हैं किलोवाट आवर भी यूनिट एनर्जी का यूनिट है, जूल भी तो होता है माय डियर। इनमें क्या रिलेशन है, एनर्जी का यूनिट दोनों है, इनमें क्या रिलेशन है। चलो 1 किलोवाट आवर तो आ जाएगा 1000 वॉट 1 आवर। 1 किलोवाट आवर को ऐसे लिखा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 1 आवर। ठीक, सबने बोला ठीक, चलो भैया ठीक तो ठीक। 10 की पावर 3 वॉट इंटू आर में कितने सेकेंड, हाँ ये तो सेकेंड में बदलना पड़ेगा, यस माय डियर। अल्टीमेटली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। जूल कैसे है सर, ओहो, वाट इंटू सेकेंड जूल, वाट इंटू सेकेंड जूल। पावर का यूनिट किलोवाट की जगह सिंपल लिखो वॉट, टाइम का लिखो सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड क्या बन जाएगा, जूल। स्टैंडर्ड यूनिट जूल ही होता है माय डियर। तो ये आ जाएगा इतना 1 किलोवाट आवर। अब और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 3 सही लिख देते हैं, 10 की पावर 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना। सीबीएसई वाले का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट आवर और किलोवाट में डिफरेंस बताओ। भले ही 1 नंबर का आता है, क्यों छोड़ना 1 नंबर, 99 आ जाएगा तो दुख होगा, 100 लाना है बेटा साइंस में, राइट। तो किलोवाट आवर इंटू किलोवाट में डिफरेंस बताओ, मार देना है। किलोवाट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। डोंट फॉरगेट, जब वाट में टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो एनर्जी बन जाएगा, तो ये इसका डिफरेंस बन जाता है इस प्रकार से। चलो तो कर लेते हैं एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड,
या कंजम्पशन कैसे निकालोगे, घर में कितनी एनर्जी यूज की माय डियर, वो निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, टाइम आर में लेना, पावर वाट में लेना, अपॉन 1000। ये मैंने अपने तरीके से बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, कुछ लोग कई तरीके से लिखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए, आप मेरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है, कोई न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, इट्स माई 200% गारंटी। पावर इनटू टाइम अपॉन 1000, बस ये से। अब अगर जब ये एनर्जी ई की वैल्यू निकलेगी, उसका यूनिट आप लिखेंगे यूनिट, यूनिट का भी यूनिट सर, यस यूनिट में लिखेंगे उसको, जब 10 आया 10 यूनिट, 100 यूनिट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका आ जाएगा। चलो माय डियर, तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से। एक घर में 15, मैं पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखूंगा, 1500 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर 8 आवर पर डे यूज होता है 1 मंथ में। इन ए मंथ एनर्जी कंजम्पशन निकालो, तो क्या आ जाएगा माय डियर, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम अपॉन 1000। 100 क्यों लिखा, राइट। इसी फॉर्मूले से हमने यूज किया, आगे बढ़ाया, पावर है 1500, ओके, टाइम 8, 1000, सॉल्व किया, एनर्जी आ जाएगा कितना, टिंग टोंग टिंग, 120/10 दैट इज 12 यूनिट। मेरा मतलब ये था यूनिट लिखने से, यहां पर 12 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई इन ए मंथ बाय यूजिंग दैट हीटर ऑफ 1500 वॉट फॉर 8 आवर पर डे। नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर ए मंथ, हमको महीने का निकालना है। मंथ का मतलब कंफ्यूज मत होना, वेन एवर ओनली मंथ इज गिवन, whenever only month is given, use 30. When the name of month is given, use the day according to the month. जैसे जुलाई दिया 31, अक्टूबर दिया 31, सितंबर दिया 30, my dear, only. Yes. So let's see energy consumption in a month. तो मंथ के लिए क्या कर देगा बेटा, 12 इंटू 30। ओहो सर, ये तो 360 यूनिट आ गए। ओके, ऐसे तो यूनिट आ जाएगा। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये पता चल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमसे क्या रुपए यूनिट चार्ज कर रहा है, 5 रुपए, 4 रुपए, नहीं भैया 7-8 करता है आजकल। चलो हमने मान लिया 4.5 रुपए यूनिट कर रहा है, तो 4.5 रुपए कर रहा है, तो बिल कैसे निकालेंगे। बिल निकालने के लिए हम लिखेंगे 360 यूनिट इंटू 4.5 रुपया। 4.5 का मतलब 4.5 मतलब सर 9/2, 9/2, राइट। इट्स सो सिंपल। चलो 2 से सॉल्व किया, 180 इंटू 9, ओहो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 2 एंड 16। तो ये बिल आ जाएगा, देख लेना ठीक है क्या नहीं, कैलकुलेशन मैंने जल्दबाजी में लिख दिया बच्चों हैं, ₹1620। बहुत बिल आता है भाई, हीटर थोड़ा कम यूज करो। ओके, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यस सर, यस सर। अलग अलग पावर वाले, जैसे ABC 3 डिवाइस हैं, सबका पावर अलग अलग दिया है, 100 वॉट, किसी का 500 वॉट, किसी का 1000 वॉट। तो आप कैसे निकालेंगे। अगर सभी का टाइम कॉमन दिया है, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, अगर टाइम कॉमन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी पावर ऐड करो, यहां पर पावर की जगह पर रखो, टाइम कॉमन है, 1000 से डिवाइड करो, ऐसे सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम कब आएगी, लोचा कब होगा, जब सबका टाइम भी अलग अलग दिया होगा। ओहो, इसके लिए अलग टाइम यूज हो रही है, अलग टाइम, टाइम से मतलब समझ रहे हैं ना, ये 8 घंटे यूज हो रहा था, जैसे कोई 2 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 10 घंटे। तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, आई एम हेयर। क्या करना पड़ेगा आपको सभी के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए, तो सबकी ये वैल्यू निकल आएगी आपकी, ये वाली सबकी ये वाली वैल्यू निकल आएगी। फिर उन सबकी वैल्यूज को ऐड कर दो, टोटल यूनिट 1 डे आ जाएगा। फिर उसको 30 से या जो भी डे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, महीने का आ जाएगा 1 मंथ, देन मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। इट इज इजी, सिंपल टू वॉच सच टाइप ऑफ सिंपल, इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज। प्लीज वॉच एडुग्रो बाई AP सर। आप इस टाइप के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा कमेंट छोड़ दीजिए। थैंक यू।